हेलो एवरीवन, एजुकेशन राइज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बच्चों आपका स्वागत है। आज की अपनी जो क्लास है इसमें हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की हिंदी का जो हमारा चैप्टर है फिराक गोरखपुरी साहब। और ये जो शायर हैं इनकी जो गज़लें हैं वो अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे। और जो पहला इसका जो पिछला वीडियो था उसमें इनके जो पद थे चारों हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए फिराक गोरखपुरी साहब की गज़लें हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहली गज़ल आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है। पहली गज़ल है बच्चों पे, चलिए तो देखो लिखा हुआ है कि नौरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगों बू गुलशन में पर तोले हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए कि थोड़ा सा अपन कठिन शब्दार्थ के साथ में इसकी कंप्लीट व्याख्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो कवि क्या कह रहा था, नौ रस का मतलब क्या होता है, नया रस, है ना। नए रस से भरी हुई पंखुड़ियाँ जो है यहाँ पे देखेंगे आप कि कवि क्या कहता है। कवि जो है वो फिराक गोरखपुरी या फिर अपन शायर भी कह सकते हैं, कवि या शायर। तो शायर जो है फिराक गोरखपुरी साहब जो है वो कहते हैं कि बसंत ऋतु में, जब बसंत ऋतु का आगमन होता है तो नए फूल खिलते हैं और उन नए फूलों में नए रस से भरी हुई जो कलियां हैं उन कलियों की कोमल पंखुड़ियों की गांठें खुल रही है। जो कली है वो कली खुलने की कोशिश कर रही है, खुल रही है, उनकी गांठें खुल रही है और वे धीरे धीरे फूल बनने की ओर अग्रसर हैं। बसंत ऋतु में नई नई जो कलियां हैं वो फूल बनने की ओर अग्रसर हैं और ऐसा लगता है कि मानो रंग और सुगंध दोनों आकाश में उड़ जाने के लिए पंख फड़फड़ा कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जो उसकी जो कलियां जो खिल रही हैं तो उसके जो उस कलियों के जो रंग है, उस कलियों का जो उसकी जो पंखुड़ियां वो, और साथ ही साथ जैसे ही फूल खिलता है तो उसमें जो सुगंध जो निकलती है वो दोनों ही जैसे आकाश में उड़ने को हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बाग में कलियां खिलते ही सुगंध फैल जाती है चारों तरफ। तो इस तरीके से बसंत ऋतु का वर्णन शायर ने यहाँ पे किया है। दूसरी शायरी है दोस्तों कि तारे आंखें झपकावे है, जर्रा जर्रा सोए है, तुम भी सुनो हो यारों, सब में सन्नाटे कुछ बोले है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों को संबोधित करते हुए शायर क्या कहते हैं कि शायर कहता है कि रात ढल रही है, तारे आंखें झपकावे है। आंखें झपकाना मतलब जैसे तारे, जैसे ही अंधेरा छाने लगता है तो तारे टिमटिमाना शुरू कर देते हैं। रात ढल रही है और अब तारे भी अपनी आंखें झपका रहे हैं। इस समय सृष्टि का कण कण सो रहा है। कहते ना जर्रा जर्रा सोए है, शायर कहता है कि जर्रा जर्रा सोए है मतलब कि कण कण सो रहा है, शांत है। वह कहता है कि हे मित्रों रात में पसरा यह सन्नाटा भी कुछ कह रहा है, यह भी अपनी वेदना व्यक्त कर रहा है। तो ये रात के समय का वर्णन कर जो है वो कवि यहाँ पे शायर यहाँ पे कर रहे हैं मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला इनकी जो शायरी है वो ये है कि हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक काम मिला, दोनों को एक ही काम मिला। मेरे को और मेरी किस्मत को, कवि यहाँ पे अपने आप पर लेकर के ये बात करता है कि हमारा दोनों का एक ही काम है। क्या है? किस्मत हमको रो लेवे है और हम किस्मत को रो ले हैं। मैं किस्मत को रोता हूँ कि मेरी किस्मत ऐसी, मेरी किस्मत फूटी हुई, किस्मत मेरे मतलब मैं निकम्मा हूँ, मैं काम नहीं करता, तो उस पर किस्मत जो है वो रोती है। तो बच्चों देखिए क्या कहता है कि शायर कहता है कि संसार में मेरी किस्मत और मैं खुद दोनों ही एक जैसे हैं, कोई अंतर नहीं है। हम दोनों एक ही काम करते हैं। क्या काम करते हैं? कि अभाव के लिए, अभाव यानी कमी के लिए, गरीबी के लिए, मेरी कमजोरी के लिए, अभाव के लिए मैं अपनी किस्मत को दोषी मानता हूँ। कहता हूँ मेरी किस्मत ही ऐसी है। तो हम क्या करते हैं? किस्मत को दोष देते हैं, इसलिए किस्मत पर रोता हूँ। और आगे क्या कहता है कि किस्मत मेरी दशा को देख करके रोती है, वह शायद मेरी हीन कर्म निष्ठा को देख करके जल्लाती है।
तो इस तरीके से मेरा और मेरी किस्मत का दोनों का एक ही काम है, एक दूसरे को ब्लेम करना। अगली शायरी है कि जो मुझको बदनाम करे है, जो मुझको बदनाम करे है, काश वे इतना सोच सके मेरा पर्दा खोले है या अपना पर्दा खोले है। कई बार लोग एक दूसरे को बदनाम करते हैं, तो बदनाम करते हैं ना, तो सामने वाला तो पता नहीं बदनाम होगा कि नहीं होगा, लेकिन कवि यहाँ पे ये कह रहा है कि वो व्यक्ति खुद ही अपनी कमजोरियां लोगों के सामने खोल करके रख देता है। तो देखो क्या कहते हैं कि शायर कहता है कि संसार में कुछ लोग उसे बदनाम करना चाहते हैं, शायर को बदनाम करना चाहते हैं। ऐसे निंदकों के लिए कवि कामना करता है कि वे केवल यह बात समझ सकें कि वे मेरी जो बुराइयां संसार के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, कौन, जो निंदक हैं, जो बुराइयां कर रहे हैं, वे लोग संसार के सामने मेरी जो बुराइयां प्रस्तुत कर रहे हैं, उससे खुद उनकी कमियां उजागर हो रही है। मेरी कमियां उजागर करने के दौरान उनकी खुद की कमजोरियां उजागर हो रही है, और वे मेरा पर्दा खोलने की बजाय अपना ही पर्दा खोल रहे हैं, अपनी ही कमजोरियां लोगों के सामने, संसार के सामने जो है वो प्रस्तुत कर रहे हैं। नेक्स्ट अगला हमारा शायरी है दोस्तों कि ये कीमत भी अदा करे है हम बदुरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी हो ले है। देखो क्या कहता है शायर क्या कहता है कि हम पूरे विवेक, कवि कहता है कि हम पूरे विवेक के साथ तुम्हारे प्रेम के लिए पूरी कीमत अदा कर रहे हैं। प्रेमी का भाव यहाँ पे व्यक्त हो रहा है कि हम तुम्हारे प्रेम का सौदा करने वाले हैं, इसके लिए हम दीवाना बनने को भी, क्योंकि सौदा करना है तो कुछ लेने के बदले कुछ देना भी पड़ेगा, तो हम तुम्हारे प्रेम के बदले हम भी जो है वो तैयार हैं। तो क्या कहते हैं कि इसके लिए हम दीवाना बनने को भी तैयार हैं। कवि कहता है कि जो प्रेमी है वह समाज की नज़रों में पागल होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा पद है बच्चों, जहाँ पे लिखा है कि तेरे अगले जो शायरी है यहाँ पे लिखा है कि तेरे गम का पास अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके रोले है। तो अपने प्रेम को जो नहीं मिल पाया उसका, या अपने दुख को व्यक्त करते हुए कवि यहाँ पे शायर देखो क्या कहता है कि तुम्हारा जो दुख है उसे मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। अपने प्रेमिका से कहता है कवि कि अपनी प्रेमिका से कहता है कि मुझे तुम्हारे गम का पूरा ख्याल है, मैं तुम्हारी पीड़ा का सम्मान करता हूं, परंतु मुझे संसार का भी ध्यान है। अगर मैं सबके सामने अपनी पीड़ा व्यक्त करूंगा तो ठीक नहीं रहेगा, समाज पागल समझेगा। यदि मैं हर जगह तुम्हारे दिए दुख को सबके सामने गाता फिरूं तो दुनिया हमारे प्रेम को बदनाम करेगी। इसलिए मैं इस पीड़ा को अपने हृदय में छिपा लेता हूं और चुपचाप अकेले में रो लेता हूँ। आशय यह है कि प्रेमी अपने दुख को संसार के सामने प्रकट नहीं करते। अगली शायरी है दोस्तों फिराक गोरखपुरी साहब की, लिखते हैं कि फितरत का कायम है तवाजून, फितरत का कायम है तवाजून, आलमे हुस्न इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले है। तो जितना खुद समय दोगे, जितना खुद सामने वाले को समर्पित होंगे, उतना जो है वो बदले में तुम्हें मिलेगा। तो शायर क्या कहते हैं कि प्रेम और सौंदर्य के संसार में संतुलन कायम है, दोनों तरफ से बराबर मिलता है, जितना दोगे उतना मिलेगा। तो यहाँ पे संतुलन कायम है, किसमें, प्रेम और सौंदर्य के संसार में। इसमें हम उतना ही प्रेम पा सकते हैं सामने वाले से जितना हम स्वयं को खोते हैं, जितना हम अपने आप को सामने वाले के लिए समर्पित करते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि प्रेम में पहले स्वयं को मिटाना पड़ता है। जो व्यक्ति जितना अधिक समर्पण करता है वह उतना ही प्रेम पाता है। तो सामने वाले का प्रेम पाने के लिए खुद को क्या करना पड़ेगा, समर्पित करना पड़ेगा। और अगला हमारा पद नेक्स्ट जो शायरी है वो है कि आबो ताब अस्वार न पूछो, तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। तो अपनी शायरी के बारे में यहाँ पे शायर बताता है, क्या कहता है बच्चों, देखो कि कवि कहता है कि तुम्हें मेरी शायरी में
जो चमक दमक दिखाई दे रही है, यानी कि तुम लोग कह रहे हो ना कि वाह क्या शायरी लिखी है, तो ये जो मेरी शायरी में तुम्हें चमक दमक, तुम्हें सुंदरता जो दिखाई देती है, उस पर फिदा मत हो। तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, अर्थात ध्यान से देखना चाहिए। मैंने जो ये शेरों शायरियाँ लिखी है, मेरी जो शेरों में जो चमक है वह मेरे आंसुओं की देन है। मतलब मैंने तो अपना दुख व्यक्त किया है, मैंने तो अपनी भावनाएं व्यक्त करी हैं, और तुम उसे सुंदर शायरियाँ कहते हो। दूसरे शब्दों में कवि की पीड़ा से उसके काव्य में दर्द उभर करके आया है, और संसार उसे बहुत ही खूबसूरत शेरों शायरियाँ कह करके संबोधित करता है। आगे क्या कहता है शायर कि ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मैं रिंदों को, अंजुमने मैं रिंदों को, रात गए गर्दुब पे फरिश्ते पावे गुनाह जग खोले हैं। अब देखिए क्या कहते हैं कि जिस तरीके से शराबियों को शराब खाने में शराब की याद आती है, उसी तरीके से जो है, उसी तरीके से वियोग में प्रेमी को प्रेमिका की याद आती। कवि क्या कहता है कि हे प्रिय, तुम वियोग के समय में इस तरीके से याद आते हो जैसे शराब की महफिल में शराबियों को शराब की याद आती है, तथा जैसे आधी रात के समय देवदूत आकाश में संसार के पापों का अध्याय खोलते हैं, तो उसी तरह से मुझे भी तुम्हारी याद आती है। और यहाँ नेक्स्ट अंतिम शायरी है बच्चों, लिखा है कि सदके फिराक एजाज सुकून के, कैसे उड़ा ली ये आवाज, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। अब देखिए अपनी शायरियों के बारे में कहता है कि जब लोग कहते हैं कि भाई इतनी खूबसूरत शायरियाँ लिखी है, तो फिराक गोरखपुरी साहब क्या कहते हैं, फिराक गोरखपुरी साहब कहते हैं कि उसकी जो गज़लों पर लोग मुग्ध होकर के कहते हैं कि फिराक तुमने इतनी अच्छी शायरी कहाँ से सीख ली, कितनी खूबसूरत शायरियाँ तुम लिखते हो। इन गज़लों में, इन गज़लों के शब्दों से हमें मीर साहब की, मीर कवि की गज़लों की सी समानता दिखाई देती है, इतनी खूबसूरत है जितने मीर साहब की गज़लें। भाव यह है कि कवि की शायरी प्रसिद्ध कवि मीर के समान उत्कृष्ट है, मीर के समान बहुत ही सुंदर हैं, उच्च कोटि की हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हमने फिराक गोरखपुरी साहब की जो रचना थी गज़लें हमने यहाँ पे करी है, और उससे पहले हमने रुबाया कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है, रुबाया हम कंप्लीट कर चुके हैं, और यहाँ पे हमने इनकी गज़लें भी कर ली है। और ये जो कंप्लीट वीडियो है बच्चों, और इसका पिछला जो रुबाइयों वाला जो वीडियो है, और साथ ही साथ इसकी कंप्लीट व्याख्या PDF के रूप में, और इसके MCQs और इसके जो प्रश्न हैं, ये MCQs और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं बच्चों, ये सारे के सारे आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है बच्चों। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। कंप्लीट कोर्स है जहाँ पे आपको मॉडल पेपर्स भी मिलेंगे और ये सारी चीज़ें मिलेगी। तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जरूर ट्राई करिएगा। थैंक यू, बाय, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।